इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ आपके चहेते नेता डॉक्टर शकील अहमद साहब को कि वो आपको भी कुछ मार्गदर्शन कर सकें। हमारे गठबंधन के उम्मीदवार, धूप में खड़े खड़े जोश आ गया है। हमारे गठबंधन के उम्मीदवार मोहतरमा भावना झा साहिबा, हमारे एमएलसी के उम्मीदवार जिनका 10 को भावना जी का रिजल्ट निकलेगा, 12 को संजय जी का रिजल्ट निकलेगा। संजय मिश्र जी, सीपीआई के नेता आनंद जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड के अध्यक्ष गंगा जी, सीपीएम के पवन जी, हमारे बरदाहा से आए शमशी साहब, बहुत पुराने समाज सेवी हैं, और सनौली गांव और आसपास के बाशिंदगान, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा यहां आने पर जिस खुलूस से, जिस मोहब्बत से आप सब लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद कहता हूं। मैं आपका मशहूर हूं। पिछले बार भी मैं, वैसे चुनाव के बाद भी मैं, एक हादसा हो गया था तो आया था, मगर चुनाव में भी इस गांव ने पूरी तरह मेरा साथ दिया। भावना झा हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस का, आरजेडी का, सीपीआई का, सीपीएमएल का, सीपीएम का एक गठबंधन बना है जिसके उम्मीदवार हैं। मगर भावना झा जी का एक एहसान मेरे ऊपर भी है। पिछला चुनाव जब मैंने लड़ा था तो भावना झा जी ने पूरी मुस्तैदी से अपनी एमएलए गिरी को ताक पे रख के मेरी मदद की थी। उनका एहसान मेरे ऊपर है, मैं इसको जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ये बात सही है। इनका कहना है कि आपने मुझको एमएलए का टिकट दिलवाया। मैंने 100 से ज्यादा लोगों को एमएलए का टिकट और एमपी का टिकट दिलवाया, लेकिन सियासत में कभी कभी होता है, कभी मुझे ही टिकट नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी लोग मुखिया का पद नहीं छोड़ते हैं, मुखिया का पोस्ट नहीं छोड़ते हैं। लेकिन भावना झा जी ने अपनी एमएलए गिरी दांव पे लगा के मेरा साथ दिया। मैं उनका आप तमाम लोगों के साथ शुक्रिया अदा करता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता यहां बैठे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इलेक्शन से 2-3 दिन पहले मेरे हिमायत की थी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हम सब लोग मिलकर आज आए हैं कि जो समाज को बांटने वाली ताकतें हैं, पिछली बार भी हम आए थे भावना झा जी के लिए वोट मांगने, आपने इनको वोट दिया, और एक वोट के लिए और आए थे आपके पास 2015 में कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने उसको भी कबूल किया और हम लोगों को वोट दिया था। नीतीश कुमार जी पिछले चुनाव में कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाएंगे। मैं लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा नीतीश कुमार जी को तो मैं कह रहा था कि समाज को बांटने की जो कोशिश होती है उससे हमको आपको बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी की चर्चा हो रही थी कि पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और फिर इस सूबे का वजीर आला अपनी बात से मुकरते हुए बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के हमारा आपका वोट लिए के फिर वो बीजेपी के गोद में चले गए। बीजेपी के बारे में नीतीश कुमार जी कहते थे कि बीजेपी का मतलब है भड़का झूठा पार्टी, और आवाम के सामने वो बड़का झूठा पार्टी के साथ चले गए। बीजेपी से कोई हम लोगों का खेत पठार का झगड़ा नहीं है, उसूलों का झगड़ा है भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों का। और वो वसूल सिर्फ ये है कि वो अकलियत को बलि का बकरा बनाकर अक्सरियत को उनसे लड़ा के अपना सियासी मफाद सेकना चाहते हैं। आप बताइए, इस मुल्क में बैठे हैं, इस समाज में सबके लोग, 80% इस मुल्क में हिंदू समाज के लोग हैं, 15% इस मुल्क में मुस्लिम समाज के लोग हैं। 80% और 15% में कोई लड़ाई हो सकती है, लेकिन एक दिमागी लड़ाई लगा करके
कि मुसलमान काबिज हो जाएगा, मुसलमान खतरा हो जाएगा। 15% बेचारा मुसलमान कैसे 80% को आप थाने में ज्यादा, पुलिस में ज्यादा, कोर्ट में ज्यादा, कचहरी में ज्यादा, तादाद में ज्यादा, हर चीज में आप ज्यादा, वकील साहब बैठे हैं, वकालत में ज्यादा, जज में ज्यादा, मुस्लिम बेचारा किस चीज में आपसे मुकाबला करेगा? लेकिन अपनी खुददारी और अपनी जमीर की आवाज से कभी मुसलमान पीछे नहीं हटेगा। इस बात को यकीन रखना चाहिए और हमको जो आईनी हक मिला है हमारा, हम उसके तहफ्फुज के लिए जो हमसे हो सकेगा वो करेंगे। भावना झा जी का मैं इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं, मैं एनआरसी और सीए में मैंने शुरू किया था शाहीन बाग से, दिल्ली के शाहीन बाग से, फिर मैं जामिया मिल्ला इस्लामिया भी गया था और बिहार में भी अलग अलग जिलों में, पटना में, बिहार शरीफ में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में मैंने 40-45 से ज्यादा मीटिंगें की, मगर भावना झा जी को कोई जरूरत नहीं थी। आज जो सेकुलर आते हैं आपसे सेकुलरिज्म के नाम पे वोट मांगने के लिए, उनसे जरा पूछिए उनमें से किसी उम्मीदवार से कि जब सीए एनआरसी की लड़ाई हो रही थी और हम लोग सड़कों पे बैठे थे, आप उस वक्त कहां थे? कितनी सीए एनआरसी की मीटिंग आपने अटेंड की थी? मैं शुक्रिया अदा करता हूं भावना झा जी का। भावना झा जी ने 30 से ज्यादा 32 मीटिंग एनआरसी और सीए के खिलाफ सिर्फ मेरे साथ नहीं, अकेले के बल पर भी इकट्ठा जाले मधुबनी के तमाम इलाकों में 32 मीटिंग की थी। तो यकीनी अगर आप पर जब मुसीबत पड़ा तो एमएलए रोड के, सड़क के लिए होता है, बिजली के काम के लिए होता है, कुछ उसके फंड से कब्रिस्तान की घेराबंदी हो जाए, कुछ मदरसा हो जाए, कुछ हमारे ब्रह्म स्थान के आसपास बैठने की जगह हो जाए, जो जिसका है, कहीं कम्युनिटी हॉल हो जाए, तो एक उनके फंड से ये काम रहता है, फिर तरक्की का काम रहता है। मगर इंसान की नीयत और नीति जिसको कहता है हिंदी में, वो देखनी चाहिए। और भावना झा जी ने ये साबित किया है कि उनकी नीति और उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है और उन्होंने पूरी मुस्तैदी से जब वक्त पड़ा तो आपका साथ दिया। बल्कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, हम दोनों आदमी का प्रोग्राम था। आज इलेक्शन लड़ रहे हैं मिन्नत रहमानी, सुपौल और सहरसा का हम लोगों का प्रोग्राम था। किसी वजह से उसी दिन लॉकडाउन लग गया, हम लोग नहीं जा सके, 2-6 प्रोग्राम कैंसिल हुआ। तो जब वक्त पड़ा तो जो आदमी आपके साथ खड़ा रहा, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है और सियासत को समझना चाहिए। सीएए की कोई जरूरत नहीं थी और बहुत से हमारे हिंदू समाज के भाइयों को यह भड़काया गया है कि मुसलमान सीएए के खिलाफ है। मुसलमान सीएए के खिलाफ नहीं है, यह भ्रम है, यह झूठ है। मुसलमान सिर्फ का यह कहना है कि भैया हमको क्यों छाटे हो, हमको भी सीएए में शामिल कर लो, हमको अलग क्यों कर दिए हो कि सबको देंगे नागरिकता और मुसलमान को नहीं देंगे, यही ना, हमको भी शामिल कर लो उसमें। और इस मुल्क में सीएए की कोई जरूरत नहीं थी। 1955 में इस मुल्क में एक कानून बन गया कि भारत सरकार जिसको चाहे, जहां से कोई आए विदेश से, अगर वो हमारे दरवाजे पर हमारे देश में आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमको परेशानी है, हमको खतरा है, हमको जहां से रहते हैं वहां नहीं रह सकते हैं, तो हुकूमत हिंद, भारत सरकार जो मोदी सरकार है आज की तारीख में, जिसको चाहे वो शहरियत दे सकती है। जब उस सरकार को 1955 में कांग्रेस की सरकार के वक्त में ही यह कानून बन गया, हाँ, ये नहीं कहा गया कि जिसको आप समझिए कि जायज है उसको दे दीजिए। तो फिर नया कानून बनाने का क्या था कि मुसलमान को छोड़ के बाकी सबको देंगे, इसलिए कि मुसलमान नाराज होकर सड़कों पे आए और हिंदू समाज उस पर हमला करे, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का दंगा हो। मैं इस मुल्क के हिंदू सेकुलर जो हिंदू हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की चाल में नहीं फंसे और इस मुल्क में दिल्ली में स्पॉन्सर्ड दंगा करवाया उन्होंने, दिल्ली में, और बाहर से लाके बीजेपी के लोगों ने दंगा करवाया दिल्ली में। लेकिन वो चाहते थे कि दिल्ली की तरह पूरे हिंदुस्तान में दंगा हो। इस मुल्क के सेकुलर हिंदुओं ने पूरे मुल्क में दंगा नहीं हुआ। बहुत जगह हमको मीटिंग्स में ऐसे लोग मिले जहां सेकुलर हिंदू समाज के लोग भी कम तादाद में ही सही पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसलिए बेनीपट्टी में जो आज हुआ है, मुझको जानकारी है भावना झा जी ने कुछ काम भी किया है और
पहला टर्म था। धीरे धीरे आदमी को तजुर्बा होता है तो हम यकीन करते हैं कि जैसी विधायक ये पहले टर्म में थी, उससे अच्छी विधायक आपके लिए, उससे ज्यादा काम करने वाली विधायक आपके लिए अगले टर्म में होंगी। और समाज में वोट बांटने की जो कोशिश की जा रही है ये समझना चाहिए, इसलिए कि बहुत ही साफ है कि इस बेनीपट्टी में 2 आदमी में से एक आदमी कोई जीतेगा, या तो भावना झा जी जीतेंगे जिसकी इम्कान ज्यादा लग रहा है, और या नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के विनोद नारायण झा जी जीतेंगे। विनोद नारायण झा अभी भी एमएलए हैं, एमएलसी हैं, विधायक हैं और अभी भी मिनिस्टर हैं। उनका क्या काम है, उन्होंने क्या किया है, ये आप सब लोगों के सामने है। और 8-9 साल से वो एमएलए और विधायक हैं। भावना झा जी 5 साल नहीं है, लेकिन हम लोगों को भी जानकारी है और सियासत में होता है कि कुछ उम्मीदवार ऐसे खड़े किए जाते हैं जो इनका काम रहता है कि वोट काटना, और वोट काटना, आप उनके बारे में अच्छी बुरी बात करेंगे, वो वोट काटेंगे शुक्लर, तो जो जीतेगा वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी जीत जाएगा। इसलिए हमको, आपको, हमारे बीच से ही कुछ आदमी निकल आते हैं, उनको समझने की, पहचानने की जरूरत है, सियासत को समझने की जरूरत है कि आपका वोट अगर तकसीम होता है तो उसका फायदा सीधे सीधे कॉमनल फोर्सेस को जाएगा। सोनौली के लोग पढ़े लिखे हैं और एक तरफा वोट करते हैं, मुझको अंदाजा है एक तरफा उन्होंने वोट दिया, और आपके वोट का क्या फायदा हुआ मुझको आज बताने में कोई झिझक नहीं है। पिछले 1998 से जो यूपीए के गठबंधन के उम्मीदवार होते थे वो अक़लियत के उम्मीदवार होते थे। ये 2019 में पहला बार ऐसा हुआ जो अक़लियत के उम्मीदवार नहीं थे। मैं खड़ा हुआ, आप सब लोगों ने, इस पूरे गांव ने मुझको वोट दी, और मुझको 1,31,000 वोट आया, जो 1,19,000 वोट आया था कांग्रेस के टिकट पर। हिंदुस्तान में आजाद लड़ने वालों में सबसे ज्यादा मुझको वोट आया, और जिसका नतीजा है कि आगे कभी अगर अक़लियत, अगर फैसला होगा कि 2024 में कौन होगा गठबंधन का कैंडिडेट, तो 1,31,000 लाया हुआ शकील अहमद नहीं रहे, किसी दूसरे अक़लियत को लोग नकार नहीं सकते हैं। ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं, ये आपकी मदद की वजह से हुआ। और अगर हम दोनों आदमी का वोट जोड़ भी देते तब भी कहां से ईवीएम, मेरे ख्याल में ईवीएम की गड़बड़ी थी एमपी के चुनाव में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में ईवीएम की गड़बड़ी शायद नहीं कर सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अपने लोकसभा के इलेक्शन से मतलब रहता है। स्टेट देखिएगा, वो लगातार स्टेट हारते हैं, सूबा हारते हैं, दिल्ली हारे, बिहार हारे, राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे, तो लगातार गुजरात हारते हारते बच गए। तो सूबे के इलेक्शन में मेरे ख्याल में वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपने लोकसभा के इलेक्शन में मुझको पूरा शक है कि वो ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो इसी इलाके में देखिए, हुकुमदेव यादव जी एक बार जीते 10,000 वोट से, 9,000 वोट से, एक बार जीते 19,000 वोट से, और बेटे को हम दोनों को जोड़ करके 3,23,000 वोट ज्यादा था। ये कहां से आ गया? ये वही हल्का है, वही आबादी है, कैसे यह एकाएक बढ़ गया? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब यहां से लड़ते थे तो एक बार 19,000 से हारे, एक बार 9,000 से हारे, एक बार 19,000 से हारे। और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जब गए अपने घर, और जहां उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, वहां 2,70,000 वोट से हार गए। कहां से इतना वोट आया और कहां से? तो सारा का सारा मेरे ख्याल में एमपी के चुनाव में मुस्तैद रहना पड़ेगा। ईवीएम की गड़बड़ी है, अपोजिशन पार्टियों को भी इसकी आवाज उठानी चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ कि शुक्लर वोट की तकसीम ना हो, और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जैसे मेरा साथ दिया। मैं भावना झा जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, इनका एहसान है मेरे ऊपर, जिस मुस्तैदी से, और सबसे ज्यादा मैं इनसे मुतासिर हूं कि सीएए के लड़ाई में, एनआरसी की लड़ाई में जिस मुस्तैदी से, ये बेनीपट्टी को जरूरत नहीं थी, वोट की लालच होती तो बेनीपट्टी हल्के में तकरीर करके रह जाती। वो बेनीपट्टी में भी बहुत से लोग नहीं आए, लेकिन ये बेनीपट्टी में रह जाते। लेकिन ये सिर्फ बेनीपट्टी में नहीं रही, बिहार के जिस कोने में इनको बुलाया गया, सीएए और एनआरसी के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा, हम भी उसके अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा करें, उसके हाथों को मजबूत करें। और यही अपील करते हुए
मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि 7 तारीख को जो इलेक्शन होगा उसमें भावना झा जी को वोट दे करके हाथ छाप के सामने जो बटन होगा उसको दबा के इनको अपना नुमाइंदा फिर से चुनिए। और जो काम जाहिर है कि जैसे आदमी का तजुर्बा बढ़ता है, हम लोग भी पहली बार आए थे, जीते थे 85 में, कोई बहुत तजुर्बा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा रहा कि आज लगभग 35-36 साल हो गए। लोगों की मोहब्बत में 9-10 साल से किसी पद पे नहीं था, मगर लोगों की जो मोहब्बत मिली उससे मैं मशकूर हूं लोगों का। इसलिए एक के बाद एक तजुर्बा बढ़ता है। हमको उम्मीद करते हैं कि अगले वक्त में जब दोबारा ये एमएलए चुनी जाएंगी तो इनका तजुर्बा भी बढ़ेगा और आपसे जो आपसी भाईचारा है, किसी किसी को लगता है जो है कि हमसे बहुत खातून हैं, पहली बार आई है, तो थोड़ा ताल्लुकात बनता है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये कामयाब होगी और जो ताल्लुकात और जो हैं आपसे वो और गहरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।